मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम ट्वेल्थ क्लास ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये वीडियो रिवीजन पर्पज़ के लिए है, तो इट मीन्स जो भी इसमें टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया जाएगा वो थोड़ा फास्ट होगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। पर इस वीडियो को देखने से पहले चैप्टर के खुद गो थ्रू होइए, उसको समझिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ पहले होती क्या है? इस टर्म को समझने के लिए हमें पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ को समझना होगा। व्हाट आर ह्यूमन एक्टिविटीज़? सिंपल ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो एक्टिविटीज़ ह्यूमन के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। ओके, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी ह्यूमन इनकम जनरेट करने के लिए, कुछ कमाने के लिए वो एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। उन एक्टिविटीज़ को बोल देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसमें दो टाइप की एक्टिविटीज़ पहले आपको याद रखनी है। सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन टू जनरेट इनकम। ओके, तो वो आएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम कई पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी, देन है सेकेंडरी। इसके ऊपर सेकेंडरी के ऊपर जो टॉपिक है ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, इसके बाद टर्शरी, देन क्वाटनरी, देन क्वानरी। तो ये कुछ टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, जिसके ऊपर ये चैप्टर बना हुआ है। नेक्स्ट वन, अभी ये सारी एक्टिविटीज़ में प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी सब एक्टिविटीज़ आती हैं? प्राइमरी एक्टिविटी बेसिकली वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो नेचर के साथ कंसर्न होंगी। मतलब जो भी इन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, दैट रॉ मटेरियल विल बी ऑब्टेन्ड बाय, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय नेचर। उनको नेचर प्रोवाइड करती है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो नेचर के साथ कंसर्न है। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर हम कहाँ करते हैं? ऑन द लैंड। ओके, तो लैंड इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ नेचर। अनदर वन, आगे हम करते हैं फिशिंग। तो फिशिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। फिशिंग जो की जाएगी वो वाटर के अंदर की जाती है, तो वाटर इज आल्सो ए कंपोनेंट ऑफ नेचर। अनदर वन, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर नेक्स्ट एक्टिविटी जो आती है वो आती है माइनिंग। तो माइनिंग किसके ऊपर होगी? ऑन द लैंड होगी या अंडर द ग्राउंड होगी, तो उसके लिए लैंड इज इम्पॉर्टेंट। लैंड इज कनेक्टेड विद और कंसर्न विद नेचर। ओके, अनदर वन, इसके अंदर एक एक्टिविटी और आती है जिसको बोल देते हैं लंबरिंग। लंबरिंग होता है कटिंग द ट्री एंड सेल इन द मार्केट। जंगलों को या ट्रीज़ को काट के मार्केट में सेल करना, उसको हम बोल देते हैं लंबरिंग। तो जो लंबरिंग पार्ट होगा, लंबरिंग के लिए हमें क्या चाहिए? वेजिटेशन, फॉरेस्ट चाहिए, और सारे वो वेजिटेशन जो होंगे वो किसके अंदर आते हैं? नेचर के अंदर आती है। ओके, तो ये सभी टाइप की एक्टिविटीज़ जो नेचर के साथ कंसर्न्ड हैं और जिनको परफॉर्म करने के लिए नेचर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में लेके आएंगे। ओके, अनदर वन, डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। इन्होंने यही चीज़ आपको यहाँ दिया हुआ है कि जो प्लेन में लोग रहते हैं उनके लिए एक्टिविटीज़ डिफरेंट हैं, जो कोस्टल एरिया में है वो डिफरेंट हैं, और उनके लिए कुछ फैक्टर्स वहाँ पे रोल प्ले करेंगे। वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? मे बी जो प्लेन एरिया में रहेंगे लोग, ठीक है, तो प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए जो फैक्टर होंगे, जैसे वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट, ठीक है, वहाँ में जो है वाटर अवेलेबिलिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर। ओके, तो ये सारे फैक्टर कौन से हैं? ये सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं। और यदि सोशल फैक्टर होंगे उसमें मे बी फूड स्टाइल ऑफ द पीपल, ठीक है, एंड लेवल ऑफ इनकम,
ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो भी चीज़ें होंगी, तो कुछ सोशल और कुछ कल्चरल और कुछ फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं एरिया टू एरिया अलग अलग होती हैं। ओके, अनदर वन, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर बनेगा, उनकी एग्जाम्पल के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनने वाला है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर लोग काम करते हैं उनको डिफरेंट कॉलर वर्कर बोलते हैं, डिफरेंट कॉलर वर्कर। और वो कौन से कॉलर वर्कर्स हैं जो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आते हैं, उनको बोलते हैं रेड कॉलर। इसके साथ ही मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आने वाले जो लोग हैं उनको बोल देते हैं रेड कॉलर। जो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आने वाले हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ इनको ज़रूर मार्क कर लीजिए और लिख लीजिए। सेकेंडरी एक्टिविटी को बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर, ठीक है। एंड टर्शरी सेक्टर के अंदर आने वाली जो वर्कर हैं उनको बोल देते हैं पिंक कॉलर वर्कर, PINK। ओके, जो क्वाटनरी जो 4 टाइप का एक्टिविटी है उसके अंदर आने वाले जो भी वर्कर हैं उनको हम बोलते हैं वाइट कॉलर। और जो लास्ट वन है क्वानरी सेक्टर, जो सबसे टॉप का सेक्टर है, ठीक है, नॉलेज सेक्टर हम कह सकते हैं, आउटसोर्सिंग इसके अंदर आती है, इनको हम बोल देते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर। तो ये सभी कॉलर वर्कर प्लीज़ याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, आगे आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब कैटेगरी आएगी, इसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस नहीं किया है लेकिन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हंटिंग एंड गैदरिंग। सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होती है? हंटिंग मीन्स टू हंट द एनिमल, गैदरिंग इज टू कलेक्ट द प्लांट्स, प्लांट को कलेक्ट करना। ओके, शुरू में ह्यूमन बीइंग जो था इसके पास यही 2 मेन एक्टिविटीज़ थी, क्योंकि इन द बिगनिंग तो ह्यूमन को नहीं पता था देन हाउ टू डू द एग्रीकल्चर, तो इसलिए ओनली 2 एक्टिविटीज़ थी जिसके ऊपर वो पूरी लाइफ को सस्टेन करता, वो थी हंटिंग एंड गैदरिंग। अभी हंटिंग एंड गैदरिंग कौन से 2 मेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, या कौन से 2 जो हैं वो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर अर्ली ह्यूमन बीइंग जो था वो सस्टेन करता था अपनी लाइफ। तो 2 चीज़ें थी, पहला द एनिमल दे हंट, कौन से एनिमल को वो हंट करेगा, सेकेंड वन जो प्लांट्स वो गैदर करेगा, मतलब खाने वाले कुछ प्लांट, फ्रूट्स हो गए, है ना, कुछ मेडिसिन हर्ब्स हो गई, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इन 2 चीज़ों के आसपास ही जो रिवॉल्व करती थी। ओके, तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनेगा, व्हाट वर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑन विच द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग सबसिस्टेड। ओके, किसके ऊपर ज़्यादा बेस थे? एक तो प्लांट दे गैदर्ड और द एनिमल दे हंट। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं। ओके, अनदर वन, अभी जो प्रिमिटिव सोसाइटी होंगी, प्रिमिटिव सोसाइटी होती हैं पुरानी, प्रिमिटिव मीन्स होता है ओल्ड, सोसाइटीज़ क्या होती हैं जो ओल्ड हम कॉलोनीज़ बोल देते हैं या दूसरा सोसाइटीज़ बोल देते हैं। तो वो सारी प्रिमिटिव जो सोसाइटी थी, जो जंगलों में ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, अभी भी रहती हैं, लेकिन अर्लीस्ट जो टाइम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, और वो सारे इस हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर डिपेंड थे। हंटिंग एंड गैदरिंग मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई दी है। तो जो हंटिंग के अंदर जो भी टाइप के एनिमल्स हंट किए जाते थे, और वो सारे इफेक्ट किसके द्वारा किए जाते थे? वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट, ओके, वाटर अवेलेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें थी जो यहाँ उस एरियाज़ में किस टाइप के एनिमल मिलेंगे और उन एनिमल्स को किस हिसाब से हंट किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें अफेक्टेड बाय द वी कैन से कंडीशन फाउंड ओवर देयर। ओके, अनदर वन, ज़्यादातर इस टाइप की हंटिंग और गैदरिंग एक्टिविटी उस एरिया में होती थी जहाँ पे लैंड क्या होती थी? अनफर्टाइल, लैंड अनफर्टाइल होती थी, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकती। तो ओनली ऑप्शन जो ट्राइबल कम्युनिटी के पास क्या थी? हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। और वहाँ पे जो हंटिंग एंड गैदरिंग के थ्रू वहाँ से जो आपके मैं कह सकता हूँ जो एनिमल्स थे उनसे कुछ ना कुछ चीज़ों को ऑब्टेन किया जाता। जैसे कुछ एनिमल से उनका फ्लैश यूज़ करते, अनदर वन वहाँ से वूल लेते, अनदर वन वहाँ से लेदर लेते, ठीक है। और प्लांट से
सबसे पहले मेडिसन के लिए वो यूज़ करते, प्लांट से ही फ्रूट्स मिलते, ठीक है, और प्लांट से ही वो फ्लावर कलेक्ट करते, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें जो किसके अंडर आएंगी, ये दोनों एक्टिविटीज़ के अंदर आने वाली हैं। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ टाइम के बाद जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होना शुरू हुआ, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ उसकी वजह से कुछ जो स्पेसिफिक एनिमल्स थे और प्लांट स्पीसीज थी उसको ह्यूमन ने क्या करना शुरू कर दिया, ओवर हंट करना शुरू कर दिया, ठीक है, विदाउट परमिशन, जिसको हम बोलेंगे इलीगल हंटिंग। क्या बोला, इलीगल हंटिंग। और भाई इस इलीगल हंटिंग की वजह से कुछ स्पेसिफिक जो एनिमल थे वो क्या हो गए, इंडेंजर्ड। क्या हो गए, इंडेंजर्ड। और कौन सी कैटेगरी में आ गए, एक्सटिंक्ट। किस में आ गए, एक्सटिंक्ट। इसलिए कुछ एरियाज में गवर्नमेंट ने इस हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटी के ऊपर आज भी बैन लगा रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू कि भाई कि why the we can say hunting activity has been banned in some part of India because due to that hunting क्या है, कुछ जो स्पीसीज थी एनिमल वो क्या होगी, एक्सटिंक्ट होगी और इंडेंजर होगी। उनको टारगेट करके ही हंट किया जाता था क्योंकि मे बी उनका कमर्शियल लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंस ज़्यादा था, वर्ल्ड लेवल पे डिमांड ज़्यादा थी। ओके, तो कोई कारण कोई भी हो सकता है, प्लांट और एनिमल के एक उसकी मैं कह सकता हूँ उनके कंसेप्ट में। ओके, इनको दिमाग में रख लेना। और क्या क्या चीज़ें जो ह्यूमन था वो यूज़ करता था, जैसे ट्विग्स हो गए, जो स्टोन मेड टूल्स हो गए, ठीक है, ट्विग्स एरोज हो गया। ये क्या थे कि ट्विग्स और एरोज क्या होती थी, ये प्लांट के कुछ पार्ट्स होते थे, प्लांट्स के कुछ पार्ट ऐसे, इस हिसाब से इनको ट्विग्स और एरोज बोलते थे। और एरोज को हंट करने के लिए यूज़ करते थे और जो ट्विग्स वगैरह होती थी ये एनिमल को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये ट्विग्स वगैरह यूज़ की जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी बनेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वाई हैज़ हंटिंग बीन बैंड इन इंडिया, क्यों हो गई है, तो क्यों, क्योंकि इलीगल हंटिंग के कारण कुछ जो एनिमल स्पीसीज थी वो क्या होगी, वो बैंड होगी, एक्सटिंक्ट होगी। ओके, अभी जो गैदरिंग और हंटिंग है ये सबसे ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग इसको करता था। ओके, एंड ये हंटिंग एक्टिविटी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया क्योंकि इन प्रेजेंट टाइम इस हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटी में क्या हुआ, कुछ नई टेक्निक, कुछ नई मेथोडोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर दिया गया है। आज के टाइम में कुछ वेपन आ गए हैं तो हंटिंग जो है वो काफ़ी ईजी हो गई है, लेकिन कुछ टाइम पहले ये इतनी आसान नहीं थी क्योंकि सिर्फ जो मैनुअल मेथड थे उनको यूज़ किया जाता था और जिसकी वजह से कई बार एनिमल हंट भी नहीं होता था, अटैक भी हो सकता था, कुछ भी, ये सारी चीज़ें जो इनसिक्योरिटी क्रिएट करती थी। बट आज के टाइम में ये चीज़ बहुत ईजी हो चुकी है। ओके, आगे यदि हम बात करें जो गैदरिंग एक्टिविटी है वो कौन से एरिया में प्रैक्टिस की जाती है। बेसिकली आपको एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि गैदरिंग और हंटिंग उस एरिया में होगी जहाँ पे आपको सारा फॉरेस्ट एरिया मिलेगा, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में दो चीज़ें हैं। फॉरेस्ट एरिया में सबसे पहले आपको वेजिटेशन मिलेगी और वेजिटेशन और फॉरेस्ट एरिया क्या होगा, शेल्टर फॉर एनिमल, वहाँ पे एनिमल रहेंगे, ठीक है। और दूसरा, वेजिटेशन के अंदर ही आपको क्या मिलेंगे, हर्ब्स मिलेंगे। तो इसलिए दोनों टाइप की एक्टिविटी के लिए हमें वेजिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है और ये वहाँ पे होने ही चाहिए। ओके, एंड जो हर्ब्स होंगे उनको मेडिसिन के लिए कलेक्ट किया जाता है, वुड के लिए कलेक्ट किया जाएगा, फ्रूट्स के लिए कलेक्ट किया जाएगा फ्रूट्स को, और जो एनिमल होंगे उनको फीदर, स्किन, लेदर, ओके, इन पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। ओके, तो ये चीज़ बाम में रख लेना। जब आपने एरिया लिखने हैं तो एरिया इस हिसाब से आपको थोड़ा हिंट पता होना चाहिए। आगे अभी फॉरेस्ट एरिया कहाँ होगा ज़्यादा, वेजिटेशन। वेजिटेशन के लिए दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है टेम्परेचर, एक होती है रेनफॉल। अरे भाई, जिस एरिया में प्रॉपर रेनफॉल एंड टेम्परेचर होगा उसी एरिया में आपको फॉरेस्ट मिलेगा। और फॉरेस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इज जो एरिया होगा वो होगा इक्वेटोरियल। क्या होगा, इक्वेटोरियल। बच्चे, पूरी दुनिया में इक्वेटरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर रेन मिलता है, ठीक है। तो हियर इज द इक्वेटर, तो यू कैन सी ये एरिया। तो ये पूरा एरिया किसके अंदर आएगा, ये पूरा एरिया आपको आएगा, ये पूरा एरिया आने वाला है इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल एरिया में आपको हंटिंग और गैदरिंग एक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर क्या होगा, हाई, रेन भी क्या होगी,
हाई, और जो सनलाइट है उसकी वजह से टेम्परेचर होगा, और रेनफॉल की वजह से रेन होगी। रेनफॉल प्रोवाइड वाटर एंड सन रेज प्रोवाइड, मतलब वी कैन से इंक्रीजेज द टेम्परेचर। और दोनों चीज़ें वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट आपको इसी एरिया में मिलता है, जिसकी वजह से इस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटी को देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस टाइप का जो एक्टिविटी है वो किया जाता है। और इस टाइप की एक्टिविटी हंटिंग और गैदरिंग को हमेशा ही कम पैसा चाहिए। अरे भाई, आपको कोई मशीन थोड़ी खरीदनी है इसके लिए, कोई आपको वेपन थोड़ी खरीदना था इन द अर्लियर टाइम। अभी तो ये अप टू डेट हो गई है, लेकिन अर्लीस्ट टाइम में ऐसा नहीं था। तो वहाँ पे ये काफ़ी लो अमाउंट जो मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, लोकल रिसोर्स को, स्टोन्स को और वुड को यूज़ करके और फॉरेस्ट के जो मटेरियल है उसको यूज़ करके एनिमल को हंट किया जाता था। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना। और एक चीज़ और यहाँ पे ना क्वेश्चन और आएगा, इस टाइप की एक्टिविटी में बहुत लोअर लेवल टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी। हम कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी और लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि सारा काम सिर्फ लोकल रिसोर्स को कलेक्ट करके ही किया जाता था। आगे इसके ऊपर ना क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे लास्ट लाइन के ऊपर, यहाँ पे 3 मार्क्स क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो हंटिंग एंड गैदरिंग है उसमें ईल्ड होती है प्रोडक्शन, पर पर्सन इज़ वेरी लो, ओके, एंड लिटल और नो सरप्लस प्रोडक्शन। क्या होता था कि जो हंटिंग एक्टिविटी है उस एरिया में जो हंटिंग एक्टिविटी होती थी तो वो उस एरिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत कम थी। मतलब पॉपुलेशन उससे की क्या थी, पॉपुलेशन उस एरिया की हाई थी, जो जंगलों में लोग रहते थे, लेकिन पॉपुलेशन कम थी, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन हंटिंग क्या थी, हंटिंग कम थी। अरे भाई, इतनी सी हंटिंग से क्या इतने लोगों की डिमांड पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये डायग्राम क्या किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इसको, कि प्रोडक्शन पर पर्सन इज़ वेरी लो। तो पर्सन कौन से हैं? ये चीज़। और हंटिंग कौन सी है? ये चीज़। तो इसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे, इसको हम पर्सन बोलेंगे। तो इस पर्सन्स के अकॉर्डिंग जो डिमांड है वो काफ़ी लो थी और लिटल थी, जिसकी वजह से सिर्फ सारी जो प्रोडक्शन वो करते थे हंटिंग और गैदरिंग में, जो भी वूल, फीदर, स्किन, फ्लैश, फ्रूट्स, हर्ब्स, वो सारी कहाँ यूज़ हो जाती? लोकल एरिया में। सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो उसको यूज़ कर लेते और कोई सरप्लस नहीं बचती थी। सरप्लस होती है एक्स्ट्रा, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद बाकी नहीं बचती थी। ओके, इसको इस स्टेटमेंट का मीनिंग यही चीज़ दिया हुआ है। आपको स्टेटमेंट बेस्ड में ना क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या होगा? जी स्टेटमेंट दी होगी कि द यील्ड पर पर्सन इज़ वेरी लो एंड लिटल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस। तो मतलब दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? तो कौन सी होगी? हंटिंग एंड गैदरिंग। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन तो ये बनेगा। आगे 3 मार्क्स में क्वेश्चन एक और बन सकता है कि भाई इस पूरी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्सप्लेन तो आप करोगे कि हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटी में पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, जो ट्राइबल कम्युनिटी, और ट्राइबल कम्युनिटी से उसकी डिमांड ज़्यादा होंगी, और जब डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन जो वहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग एक्टिविटी की जाती है उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन की डिमांड ज़्यादा है। इसलिए ये लिखा है कि प्रोडक्शन पर पर्सन वेरी लो है, लेकिन लो प्रोडक्शन होने के कारण जो भी प्रोडक्शन होगी उसको वो घर पे यूज़ कर लेंगे, बाहर बेचने को या एक्स्ट्रा किसी दूसरे को देने को उनके पास कुछ नहीं होता है। ओके, अनदर वन आगे है, ये गैदरिंग एक्टिविटी का पिक्चर देख सकते हो। तो मिजोरम में ऑरेंज को कलेक्ट किया जा रहा है बाय द विमेन। तो ये कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगी? ये एक्टिविटी के अंदर आएगी गैदरिंग। ओके, गैदरिंग एक्टिविटी। जी नेक्स्ट वन आगे है, जो गैदरिंग एक्टिविटी है उसके एरियाज़, बेसिकली तो एरियाज़ आपके यहाँ दिए हुए हैं तो मैं यहीं से आपको करवाऊंगा। तो इन सभी एरियाज़ को यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज मैप को यूज़ कीजिए तो चीज़ें अच्छे से आइडेंटिफाई होने वाली हैं आपको। ठीक है, पहले हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा एरिया जो गैदरिंग एक्टिविटी के अंदर आता है? वो है ये नॉर्थ अमेरिका का एरिया। तो ये नॉर्थ अमेरिका का कौन सा साइड है? ये नॉर्थ अमेरिका का है नदर्न साइड। नॉर्थ अमेरिका का नदर्न साइड है। यदि मैं एक कंट्री की बात करूं तो कनाडा। ठीक है, इसको नदर्न कनाडा भी बोल सकते हैं, नॉर्थ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कह सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे है ये साउथ अमेरिका है,
तो साउथ अमेरिका का कौन सा एरिया है? ये अमेजोन बेसिन है। कौन सा है? अमेजोन बेसिन। आपने अमेजोन बेसिन का अमेजोन फॉरेस्ट भी तो सुने होंगे। अमेजोन बेसिन क्या है? अमेजोन रिवर है, रिवर से वाटर की सप्लाई होती है। अनदर वन, यहाँ पे कौन सी है? 0 डिग्री। कौन सी है? इक्वेटर। इक्वेटर पे सनरेज सीधी पड़ती हैं तो सनलाइट और टेम्परेचर दोनों ज़्यादा होंगे और साथ में रेनफॉल भी होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। जहाँ वेजिटेशन होगी, फॉरेस्ट होगा, वहीं पे गैदरिंग एक्टिविटी विल बी डन, हंटिंग विल आल्सो बी डन। इसको भी दिमाग में रख लेना। आगे है सेम ही जोन में आप देख सकते हो यहाँ पे अफ्रीका। तो ये कौन सा साइड अफ्रीका का? ये जैरे बेसिन है। जैरे एक रिवर का नाम है, जैरे बेसिन। ये भी इक्वेटर जोन में पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी फैक्टर आपको बता दिए कि जहाँ वेजिटेशन ज़्यादा होती है और जहाँ वेजिटेशन ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली हंटिंग एंड गैदरिंग ज़्यादा होने वाली है। और सेम ही एरिया में आप आइए, यहाँ पे ये एरिया है साउथ ईस्ट एशिया। ये सारा ये साउथ ईस्ट एशिया एरिया है और साउथ ईस्ट एशिया का इक्वेटर जोन आल्सो कवर्ड विद फॉरेस्ट। बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं यहाँ पे। मलेशिया वाला एरिया है, उसके बाद सिंगापुर का एरिया है, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी है। ओके, ये कुछ एरियाज़ हैं, इंडोनेशिया के कुछ एरियाज़ हैं जो हाईली डेंस फॉरेस्ट के अंदर आता है और वहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटी आराम से होने वाली है। और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एरिया है ये, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी क्या है, उसके अंदर से ना एक लाइन निकलती है, उस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पे है और सनरेज मतलब एक सम सीजन में सीधी पड़ती हैं, रेनफॉल अच्छी हो जाती है और जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज़ देयर। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, साथ में बर्मा, कंबोडिया, लाओस, वो सारे कंट्रीज़ आर देयर जहाँ पे फॉरेस्ट अच्छे तरीके से मिलते हैं। अभी देखते हैं यूरोप। यूरोप का ये एरिया है, यूरोप कॉन्टिनेंट का। अभी बताइए कौन सा एरिया है ये यूरोप का नदर्न साइड है और साथ में ही एक कॉन्टिनेंट और पड़ता है जिसका नाम है एशिया। तो यू कैन सी एशिया भी कौन सा साइड है? नॉर्थ साइड है। तो जो दोनों कॉन्टिनेंट में एक एरिया आता है उसको बोल देते हैं यूरेशिया। अब इसको यूरेशिया क्यों बोलते हैं? ये यूरोप है, ये एशिया है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो यूरोप का EU R और एशिया का ASIA कॉमन क्या बन गया? यूरेशिया। इसको बोल देते हैं नदर्न यूरेशिया। क्या बोल देते हैं? नदर्न यूरेशिया। ओके, तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो गैदरिंग के अंदर आएंगे। मैंने ऑलरेडी बता दिया ये गैदरिंग के अंदर क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जहाँ फॉरेस्ट मिलेंगे वहाँ पे आपको एनिमल भी और दूसरी साइड आपको वेजिटेशन भी, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाली हैं। आगे एक क्वेश्चन ना जहाँ से बनेगा, अभी जो मैंने एरियाज़ बताए हैं ये सारे एरियाज़ और जो हंटिंग एक्टिविटी में जैसे लो कॉस्ट है, ईल्ड पर पर्सन लो है, तो नो सरप्लस प्रोडक्शन है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सारा जो पॉइंट्स हैं ये ना कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ सकते हैं। 3 मार्क्स में क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं तो आपका आंसर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। आगे उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि इन मॉडर्न टाइम गैदरिंग हैज़ बिकम मार्केट ओरिएंटेड। आज के टाइम में जो गैदरिंग का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है वो क्यों? ये मार्केट ओरिएंटेड क्यों हो गया है? मार्केट मीन्स लोग सेल करने के इसको करते हैं। सेल करना मतलब मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो। पहले ये सबसिस्टेंस होती थी, मतलब अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, बट आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का बहुत इंटरफेरेंस हो गया। टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस होने के कारण इसमें सबसे जो चेंज देखने को मिला है वो हुआ है मार्केट ओरिएंटेड। तो ये बहुत कमर्शियलाइज हो गया। मार्केट ओरिएंटेड मीन्स फॉर सेलिंग, कमर्शियल इज़ फॉर अर्निंग, मनी अर्न करने के लिए, ठीक है। इस एक्टिविटी को किया जाता है। वो कैसे? अरे भाई जो भी प्रोडक्ट गैदरिंग के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं क्या होंगे? पहला होगा फ्रूट्स, दूसरा क्या होगा? वुड, तीसरा क्या होगा? तीसरी चीज़ होगी हर्ब्स। अरे भाई हर्ब्स विल बी यूज फॉर मेडिसन। आज के टाइम में आपने देखा होगा आयुर्वेदा का बहुत स्कोप है। एलोपैथी से आयुर्वेदा ज़्यादा डिमांडेबल है। क्यों? साइड इफेक्ट नहीं है, दूसरा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और हर डिसीज़ को बाय रूट ख़त्म करता है। इसलिए मेडिसिन फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के कारण लोग एलोपैथिक आयुर्वेदा की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो आयुर्वेदा सारी जो मेडिसिन है वो हर्ब्स से कलेक्ट करता है। ओके, तो हर्ब्स के लिए क्या होगा? इंटायर बर्डन विल बी ऑन गैदरिंग। तो गैदरिंग की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है मेडिसिन सेक्टर इंक्रीज होने से। ओके, अनदर वन, अभी जो फॉरेस्ट हैं ये वुड देंगे। आज के टाइम में देखना आप घर में फर्नीचर का काम होता है तो फर्नीचर के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन घरों में बनाए जाते हैं, तो जिससे जो वुड का डिमांड होगा वर्ल्ड मार्केट में
बहुत ज़्यादा होने वाला है। ओके, नेक्स्ट वन, यदि हम बात करें फ्रूट्स, जितनी भी जूस इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए फ्रूट्स कल्टीवेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और वो सारी फ्रूट्स जो कलेक्शन है वो गैदरिंग एक्टिविटी के अंदर होती है। तो इन सभी के कारण जो एक्टिविटी है, ये गैदरिंग एक्टिविटी, ये काफ़ी कमर्शियलाइज हो गई है, डिमांडेबल हो गई है, मार्केट ओरिएंटेड हो गई है, ठीक है। इसको मार्क कर लेना, मैंने ऑलरेडी बता दिया। गैदरिंग के थ्रू जो हर्ब्स होते हैं जैसे मेडिसिन प्लांट हो गए, बाक हो गया, लीव्स हो गए, उनको बहुत ज़्यादा हाई तरीके से हाईली डिमांडेबल और यूज़ किया जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नीम बच्चे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। नीम का सिरप भी है, सोप भी हैं, तो वेरियस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये सारे गैदरिंग प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। तो आगे भी आप देख सकते हो बाक, कुनीन, ठीक है, टैनन, एक्सट्रैक्ट, कॉक, तो ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स आर देयर जो हमें फैब्रिक गैदरिंग के थ्रू मिलते हैं, और इन सभी से कुछ ना कुछ चीज़ें जो प्रोडक्टिव बनती हैं और जो डेली लाइफ में यूज़ भी होती हैं। और एक लास्ट वन इज़, हमें फॉरेस्ट से पल्प मिलता है, पल्प, तो पल्प से क्या होगा, पेपर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। और लास्ट वन इज, इससे ना एक लिक्विड मटेरियल मिलता है, लिक्विड, जिसको हम लैक्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, लैक्टिक। और लैक्टिक प्रोडक्ट किसके लिए हेल्प करता है, जितनी भी पेस्टिंग मटेरियल इंडस्ट्री है, पेस्टिंग मटेरियल क्या होता है, फेविस्टिक, फेविकोल, गम, ठीक है। तो वो सारे जो कुछ पेस्टिंग करने के लिए जो मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज़ होगा, वो सारा फॉरेस्ट से ही मिलता है थ्रू गैदरिंग एक्टिविटी। एक और, जितना आपका जो चिंगम होता है, ठीक है, चिंगम में फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनेगा कि चिंगम का जो पार्ट जिसको हम चबाते हैं, ठीक है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, उसको चिक्कल बोला जाता है। मतलब जब आप चिंगम खाते हो, चिंगम में कुछ टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो फ्लेवर जाने के बाद जो एक रबड़ की फॉर्म में आपके मुंह में रहता है, जिसको आप मतलब च्यू करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको रख सकते हो मुंह में, एंड उसको बोलते हैं चिक्कल। क्या बोलते हैं, चिक्कल। तो इट इज़ मेड टू मिल्की जूस ऑफ जिपोट्रा ट्री, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये जो चिक्कल है वो किससे बनता है, जिपोट्रा ट्री से बनता है। और ये सारी एक्टिविटी किसके अंदर आती है, गैदरिंग। इसको मार्क कर लेना बच्चे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, आगे है गैदरिंग एक्टिविटी का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनेगा कि नाउ इन ए प्रेजेंट टाइम गैदरिंग एक्टिविटी हैज़ लॉस्ट इज इम्पॉर्टेंस, अपनी जो इम्पॉर्टेंस है वो ख़त्म कर चुकी है, क्योंकि आज के टाइम में ना गैदरिंग एक्टिविटी उतनी ज़्यादा कमर्शियलाइज नहीं रही, डिमांडेबल नहीं रही। वो क्यों नहीं रही, क्योंकि बच्चे आज के टाइम में 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है कंपटीशन। क्या है, कंपटीशन। अरे भाई, कंपटीशन इतना ज़्यादा होने के कारण तो ये गैदरिंग एक्टिविटी के ऊपर ना कॉस्ट बहुत आती है। आपने यदि प्योर हर्ब्स और प्योर मेडिसन, प्योर जूस वगैरह वो सारी चीज़ें आपने बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है बाय कलेक्टिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम गैदरिंग, तो उससे ना कॉस्ट ज़्यादा आती है। जब कॉस्ट ज़्यादा आ गई तो प्रोडक्ट का एमआरपी भी ज़्यादा आएगा। उसके कंपैरिजन में तो मार्केट में कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट आ गए हैं, सिंथेटिक, जिसमें मिक्सचर ऑफ सम अदर वी कैन से अदर रॉ मटेरियल, जिससे क्या होगी, कॉस्ट विल बी लेस, और जितनी कॉस्ट लो होगी उतना एमआरपी बिल आल्सो भी लो होगा, रेट भी लो होगा। लोग सस्ती चीज़ को ज़्यादा देखेंगे जो रेंज में आती होगी। सपोज यहाँ पे एक जूस की बॉटल की जो प्योर है, इसका रेट है 200 पर लीटर, और वही सिंथेटिक जो पार्ट है उसका रेट है आपको 70 और 90 रुपीज़ पर बॉटल, गेट माय पॉइंट, पर लीटर। तो इस हिसाब से पीपल विल प्रेफर 70 नॉट ए 200। तो लोग क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। इस तरीके से क्या होगा, जो गैदरिंग एक्टिविटी है उसने अपना इम्पॉर्टेंस काफ़ी हद तक खो दिया है। तो वर्ल्ड मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड इसकी नहीं रही है। तो इसका क्या है, सबसे बड़ा रीज़न इज़ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ओके, ये सबसे बड़ा रीज़न इज़ देयर। तो इसको मार्क कर लेना, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू। चलिए अभी नेक्स्ट पे देख लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, सिंथेटिक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। सिंथेटिक प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर क्वालिटी का भी होगा। दूसरा,
ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, लॉन्गटिविटी ज़्यादा होती है। आपको उसको ज़्यादा मतलब संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको यदि कहीं किसी भी डिटर्जेंट के साथ वॉश करोगे, जो भी मटेरियल जहाँ से बना है, या उसको ज़्यादा धूप में रख दिया, ज़्यादा ठंडी में रख दिया, तो इट मीन्स तो उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जितना प्रोडक्ट कोई ज़्यादा ड्यूरेबल होता है तो लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं और डिमांड ज़्यादा होती है। और तीसरी चीज़ मैंने बताई दी है कि उसका रेट विल बी लो रेट होगा सिंथेटिक प्रोडक्ट का एज़ कम्पेयर टू प्योर प्रोडक्ट। तो जिसकी वजह से गैदरिंग एक्टिविटी आज के टाइम में अपनी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा खो चुकी है, इसको मार्क कर लेना। ओके, सेकंड टाइप की एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आती है उसको बोलते हैं पेस्ट्रोलिज्म। क्या बोलते हैं? पेस्ट्रोलिज्म। अभी पेस्ट्रोलिज्म क्या होता है? देखो, पेस्ट्रोलिज्म को हम बोल देते हैं सिंपली लाइव स्टॉक रेयरिंग। क्या बोल देते हैं? लाइव स्टॉक रेयरिंग। अभी लाइव स्टॉक रेयरिंग क्या होती है? अरे भाई, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना। जो एनिमल को डोमेस्टिकेट करेंगे, एनिमल को डोमेस्टिकेट करेंगे, किस पर्पज़ के लिए करते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन? अरे भाई, यहाँ से प्रोडक्ट लेने के लिए। इनसे क्या मिलेगा? सबसे पहले इनसे मिलेगी फीदर, दूसरा इससे मिलेगी स्किन, इससे मिलेगा वूल, इससे मिलेगा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, इससे मिलेगा फ्लैश। ओके, तो इससे मिलेगी जो इनकी बोन्स होती हैं, उन बोन्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड इससे मिलेगा लेदर। तो ये कितनी इनकी एडवांटेजेस हैं। तो जो इनसे मटेरियल मिलेगा उनको वर्ल्ड मार्केट में सेल करना। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं पेस्ट्रोलिज्म, कि जब हम एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हैं फॉर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों पर्पस आ सकते हैं इसमें। ओके, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, मीनिंग ऑफ पेस्ट्रोलिज्म और टाइप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, यूज्ड टू डोमेस्टिकेट बाय द ह्यूमन। कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करता है लोग, तो ये सारी चीज़ में दी हुई है। और जो ये पेस्ट्रोलिज्म है, इट इज़ अफेक्टेड बाय सम जोग्राफिकल और नॉन जोग्राफिकल फैक्टर, जोग्राफिकल एंड नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स, उनसे ये क्या होता है? अफेक्ट होगा। पहले जोग्राफिकल फैक्टर कौन से थे? अरे भाई, जोग्राफिकल फैक्टर होंगे फिजिकल में क्या होगा? आपने किसी एरिया में एनिमल को डोमेस्टिकेट करना है तो क्या चीज़ें दिमाग में रखोगे? वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की रेन फॉल, ठीक है, और टेम्परेचर और रेनफॉल किसके अंडर आते हैं? क्लाइमेट। अरे भाई, क्लाइमेट सूटेबल होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे एनिमल को डोमेस्टिकेट कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद वहाँ पे प्लेन एरिया होना चाहिए। प्लेन एरिया में आप एनिमल को, उनके लिए शेल्टर बनाना, उनके लिए फूड ग्रो करना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए टोपोग्राफी आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, वाटर सप्लाई मस्ट बी देयर, होनी चाहिए अच्छी, फर्टाइल सॉइल भी होनी चाहिए, आपने फूड को ग्रो करना है। तो ये सारे आएंगे फिजिकल। नॉन फिजिकल में क्या होगा? डिमांड होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मार्केट होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? नॉन जोग्राफिकल फैक्टर में। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू। ओके, तो कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया जोग्राफिकल फैक्टर, और कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा अच्छा होगा, पेस्ट्रोलिज्म एक्टिविटी उतनी ज़्यादा कमर्शियलाइज हो जाएगी। ओके, आपके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें चाहिए। एनिमल रेयरिंग आज के टाइम में क्या होती है? 2 टाइप में की जाती है, इसको मार्क कर लेना। ये जो पेस्ट्रोलिज्म और एनिमल रेयरिंग ऑलरेडी आई टोल्ड एनिमल रेयरिंग कैन बी डन एट ए 2 बेसिस। किसके ऊपर? पहला सब्सिस्टेंस, दूसरा कमर्शियल। दोनों में मैं पहले डिफरेंस बता दूं। सब्सिस्टेंस होता है सेल्फ कंजप्शन। किसी जगह पे भी आपको सब्सिस्टेंस लिखा हुआ है ना, इसका मीन्स होता है सेल्फ कंजप्शन, खुद के खाने के लिए। इसको मार्क कर लेना, सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, एंड जब आ गया कमर्शियल, कमर्शियल मीन्स फॉर मेकिंग प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें दिमाग में रखना। जब हम एनिमल की डोमेस्टिकेशन खुद के लिए करते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट मिलेगा खुद यूज़ करेंगे, नॉट फॉर सेलिंग, इसको बोलेंगे सब्सिस्टेंस। और जब सारी चीज़ प्रॉफिट के लिए होगी, इसको बोलेंगे कमर्शियल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ओके, आगे है नोमैडिक हर्डिंग। क्या है? नोमैडिक हर्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, बेसिकली जो पेस्ट्रोलिज्म है, इसको कमर्शियल बेस, मतलब पैसे कमाने के तरीके से हम 2 तरीके में क्लासीफाई कर सकते हैं, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल लेवल। बेसिकली जो सब्सिस्टेंस बेस होगा, सब्सिस्टेंस बेस के अंदर एक एक्टिविटी आती है जिसका नाम है नोमैडिक हर्डिंग। क्या आता है? नोमैडिक हर्डिंग।
ये चीज़ दिमाग में रखना। पैस्टोरलिज्म को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक सबसिस्टेंस, दूसरा कमर्शियल। जो सबसिस्टेंस है इसको फर्दर एक इसके अंदर एक कैटेगरी आती है, उसको बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग, इसको मार्क कर लेना। और जो कमर्शियल है उसके अंदर आएगी कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। तो ये क्लासिफिकेशन को दिमाग में रखना है, फ्लो चार्ट बनाने हैं आप लोगों ने, ताकि स्कोर अच्छा कर सको इन अ बोर्ड एग्जाम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स सारी ध्यान में रखनी है। ओके, अभी पैस्टोरलिज्म का मीनिंग आपको समझ में आ गया। उसके बाद टाइप ऑफ एनिमल आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से आप यहाँ डोमेस्टिकेट करोगे, और उसमें मैं नाम लिख देता हूँ लेकिन एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें शीप, गॉड्स, ठीक है, हॉर्स, अनदर वन इज काउ, ठीक है, बुफेलोज या बुफलोज हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 5-6 टाइप के जो एनिमल्स होंगे इनको जनरली डोमेस्टिकेट किया जाएगा बाय द ह्यूमन, क्योंकि ये सभी मिल्क प्रोडक्ट, वूल, स्किन, फीदर, लेदर, सब पार्ट के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना। चलिए आगे, सबसे पहली कैटेगरी है नोमैडिक हर्डिंग। ये तो पता चल गया कि नोमैडिक हर्डिंग कम्स अंडर सबसिस्टेंस, तो सारा काम क्या होगा, फॉर सेल्फ, क्या होगा, सेल्फ कंजप्शन, नॉट फॉर सेलिंग। गेट माय पॉइंट, हर चीज़ खुद के लिए, जो जब खुद के लिए करनी है सिर्फ अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग करोगे, हर चीज़ क्या होगी, स्मॉल लेवल, क्या होगी, स्मॉल लेवल, नॉट फॉर सेलिंग, नॉट फॉर सेलिंग। अरे भाई जब आप किसी चीज़ को सेल ही नहीं करोगे तो मुझे बताइए आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो नो प्रॉफिट विल बी देयर। हर चीज़ को लिंक करना है, अपने पॉइंट निकलेंगे। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अभी फर्स्ट वन, नोमैडिक हर्डिंग। देखिए नोमैडिक क्या होता है, नोमैड्स होते हैं ट्राइब पीपल, नोमैड्स को हम बोल देते हैं ट्राइब। अरे भाई ट्राइब कम्युनिटी रेफर्स टू द कम्युनिटी जो कंटिन्यूसली मूव करती है वन एरिया टू अनदर एरिया। तो इट मीन्स वो क्यों कंटिन्यूसली मूव क्यों करती है, बिकॉज दे आर टेम्परेरी सेटलर। टेम्परेरी सेटलर ना, तो टेम्परेरी सेटलर क्यों, अरे भाई उनके पास फिक्स जगह नहीं होती है, वो अपने एनिमल के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं, एरिया टू बी, बी टू ए टू सी, सी टू ए, इस हिसाब से सीजन के अकॉर्डिंग वो क्यों घूमते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली इसलिए घूमते हैं क्योंकि उनको अपने एनिमल्स के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए, दूसरा प्रॉपर फूड चाहिए, तीसरा प्रॉपर वाटर चाहिए। और यहाँ पे उनको प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर और प्रॉपर क्लाइमेट मिलेगा, वो वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं होता है, देन दे स्टार्टेड टू शिफ्ट टू अदर एरिया। तो इस टाइप की जो कंटिन्यूसली शिफ्टिंग है ऑफ नोमैड्स, ठीक है, इसको ना एक टर्म से एक्सप्लेन करेंगे, उस टाइप की मूवमेंट को बोल देते हैं ट्रांसह्यूमेंस। अभी आपका काम क्या है, इसको ढूंढिए कहाँ पे ट्रांसह्यूमेंस दिया हुआ है, ट्रांसह्यूमेंस के ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है, ट्रांसह्यूमेंस रेफर्स टू द सीजनल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, सीजनल मूवमेंट, किसकी, नोमैड्स की। नोमैड्स की सीजनल मूवमेंट को, सीजनल मूवमेंट्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, वन एरिया टू अनदर एरिया, इसको हम बोल देते हैं ट्रांसह्यूमेंस। याद रखना ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रख लेना। इस ट्रांसह्यूमेंस को ना सीजनल मूवमेंट भी बोलते हैं। सीजनल, इसको सीजनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोग सीजन के अकॉर्डिंग ही क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, सीजन के अकॉर्डिंग। देखिए विंटर सीजन में, विंटर में दे मूव फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन, क्योंकि माउंटेन में बहुत ठंड होती है, इतनी ठंड में एनिमल बीमार हो जाएंगे, डेथ भी हो सकती है। तो इट मीन्स दे स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन, प्लेन में मौसम ठीक रहता है, माइल्ड, सर्दियों में। आगे बात करते हैं समर, तो समर में वो वापस क्या करेंगे, फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन, क्योंकि समर में प्लेन में ज़्यादा गर्मी होती है, तो माउंटेन में मौसम अच्छा रहता है और ग्रास लैंड वगैरह मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें। इसलिए दो टाइप का मूवमेंट होगा, फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन, माउंटेन टू प्लेन। तो इट कम्स अंडर ट्रांसह्यूमेंस और ट्रांसह्यूमेंस कम्स अंडर नोमैडिक हर्डिंग। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है
वाई डू द नोमैड्स वी कैन से डोमेस्टिकेट द एनिमल, किसके लिए? फॉर फूड, क्लोथ, शेल्टर के लिए, टूल, ट्रांसपोर्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए दे आर यूजिंग। ओके, अनदर वन, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं वन एरिया टू अनदर एरिया, किसके लिए? टू फाइंड द वी कैन से बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड एंड बेस्ट क्लाइमेट एंड वाटर अवेलेबिलिटी, रेनफॉल एंड ऑल, इसको दिमाग में रख लेना। और ईच नोमैडिक कम्युनिटी ने क्या किया होता है? अपना एरिया डिमार्केट किया होता है। जैसे ये गुज्जर कम्युनिटी है, जे बरकवाल है, जे गदीस है, तो मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन ने अपना एरिया डिमार्केट किया होता है, उसको उसका टेरिटोरियल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल रीजन। टेरिटोरियल रीजन, टेरिटोरियल क्या होता है? टेरिटरी, टेरिटरी रेफर्स टू एरिया डिमार्केटेड बाय द कम्युनिटी। ओके, इसको मार्क कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, 101% बनेगा। मैंने ट्रांसह्यूमेंस भी करवा दिया है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। ओके, इसमें ना किस टाइप के एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट करेंगे इन नोमैडिक हर्डिंग? और भाई वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं, इनको दिमाग में रख लेना। और ये सारे एनिमल्स कहाँ पे वी कैन से डोमेस्टिकेट किए जाएंगे? जिस एरिया में प्रॉपर क्लाइमेट, प्रॉपर टोपोग्राफी, अनदर वन प्रॉपर वी कैन से द काइंड ऑफ फूड, ठीक है, वाटर, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पे वो सेटल होना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, दे शिफ्ट टू अनदर प्लेस, इसको दिमाग में रख लेना। ओके, तो आगे ट्रॉपिकल अफ्रीका का एग्जांपल दिया है। ट्रॉपिकल अफ्रीका में जो कैटल्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक है। अभी यहाँ से ना एक क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन इसी बेस के ऊपर होंगे, सिर्फ थोड़ा बहुत कट शॉर्ट उसमें से हो सकता है, जिस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। ओके, ट्रॉपिकल अफ्रीका में कौन से टाइप के कैटल को रियर किया जाता है? बाय द नोमैड्स। अरे भाई, टू सी द क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ पे सबसे बेस्ट जो वी कैन से क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एनिमल को ज़्यादा डोमेस्टिकेट करते हैं वो कैटल। ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल्स को ज़्यादा डोमेस्टिकेट किया जाता है हाई स्केल के ऊपर। सहारा और एशियाटिक डेजर्ट, ठीक है, वहाँ पे शीप और गॉट और कैमल, क्योंकि तीनों क्या होते हैं? ड्राई कंडीशन में रह सकते हैं, ड्राई हॉट और ड्राई कोल्ड में, ठीक है, याद रख लेना। विदाउट पानी के रह सकते हैं, तो ड्राई एरिया में शॉर्टेज ऑफ रेन इज़ देयर, शॉर्टेज ऑफ रेन, तो इसलिए पानी के बिना नहीं चल सकता, लेकिन काफ़ी टाइम बिना पानी के ये निकाल सकते हैं। पानी को अपने थ्रोट में जैसे कैमल स्टोर कर लेता है, तो इसी हिसाब से कुछ फीचर्स आर देयर कि ये ड्राई कंडीशन में रह सकते हैं। ओके, जो माउंटेनियस एरिया है, ठंड वाले एरिया, तो वहाँ पे आपको तिब्बतियन एंड एंडीज, याक, इलामास, ठीक है, एंड इन द आर्टिक और सब आर्टिक एरिया रेंडियर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स। बच्चे, हर टाइप के लाइन के ऊपर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। आपको पूछेंगे कि भाई व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन वी कैन से इन आर्टिक एरिया, ओके, एंड इन अ माउंटेनस एरिया, इन तिब्बत और एंडीज में व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड, इन सहारा इज सूटेबल फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स। तो दिस टाइप क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू। 2 टाइप के क्वेश्चन है, पहला इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा 1 या 3 मार्क्स में, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इसका पॉइंट आने वाला है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वन, पैस्टोरलिज्म। अरे भाई, पैस्टोरलिज्म क्या होता है? पैस्टोरलिज्म ऑलरेडी आई टोल्ड यू। पैस्टोरलिज्म, नोमैडिज्म मीन्स पैस्टोरलिज्म लाइफ स्टॉक रेयरिंग होता है, जब नोमैड के द्वारा पैस्टोरलिज्म किया जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन से हैं? सिंपल सी चीज़ दिमाग में रखनी है, जब कोई एरियाज आते हैं तो याद रखना है भाई, पैस्टोरलिज्म में क्या होता है? लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? फूड। फूड कहाँ से मिलेगा? ग्रेजिंग, ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड कहाँ होते हैं? ग्रासलैंड होंगे माइल्ड क्लाइमेट में। कहाँ होंगे? माइल्ड क्लाइमेट। तो वो एरिया जहाँ टेम्परेचर माइल्ड रहता है और हम टेम्परेट ग्रासलैंड बोल सकते हैं, तो कम्स अंडर ग्रासलैंड अवेलेबिलिटी। जिस एरिया में ग्रासलैंड होंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके एनिमल होने वाले हैं। ओके, चलिए मैं एक एरिया था थोड़ा आपको मार्क करके यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा ग्लोब है। इस ग्लोब के ऊपर अभी टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ मिलते हैं? ये मैंने इक्वेटर बताया था, ठीक है, ये मैंने सब ट्रॉपिकल बता दिया, ट्रॉपिकल बता दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत ये सब ट्रॉपिकल आ गया। इसके बाद ये सारा एरिया क्या आ गया? ये कम अंडर टेम्परेट। सेम ही मैं इस एरिया में कर रहा हूँ टेम्परेट,
ये पूरा जोन। और ये पूरे एरिया में आपको माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है, नाइदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट। अरे भाई ये क्लाइमेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रास लैंड। पूरी दुनिया में ना सबसे ज़्यादा जो लाइव स्टॉक रेयरिंग होती है वो इस एरिया में होती है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से एरिया जहाँ दिए हुए हैं, उसके बेस के ऊपर हम बाकी की चीज़ें जो करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि सभी एरियाज़ को मैं कहाँ से करवाऊँगा, फ्रॉम द मैप करवाऊँगा, तो मैं इसके ऊपर नहीं जाने वाला हूँ। चलिए पहले मैप पे देख लेते हैं, उसके बाद दोबारा इस टॉपिक पे आने वाले हैं। अभी देखिए ये नोमैडिक हर्डिंग का कुछ एरियाज़ दिया हुआ है, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग का कुछ एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो नोमैडिक हर्डिंग आपको ज़्यादातर कहाँ मिल रही है, वही टेम्परेट जोन के अंदर मिल रही है। टेम्परेट जोन कौन सा है, ये देखिए, ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के बाद ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, और इस जोन के अंदर आता है टेम्परेट। क्या आता है, टेम्परेट जोन, ये देखिए इसके अंदर। तो इसमें नॉर्थ अफ्रीका है, सहारा एंड कालाहारी, सॉरी सहारा कालाहारी नहीं है, सहारा डेजर्ट, ओके। इसके बाद अरेबियन पेनिसुला, ये सारे नाम दिए हुए हैं, मार्क कर रहा हूँ, ये है सहारा डेजर्ट, ठीक है। ये है अरेबियन पेनिसुला। इसको ना इतने पार्ट को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको बोलते हैं हॉर्न। हॉर्न क्या है, सिंग, आपको लग रहा है ना जी सिंग है जैसे, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इसको सिंग बोलते हैं, ठीक है। अनदर वन आगे है, ये पूरा एरिया मंगोलिया, मंगोलिया वाला पार्ट है, एंड उसमें सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज आल्सो देयर, एंड उसके बाद अरेबियन जो एरिया, तो वो सारा एरिया किसके अंडर आएगा, ये आएगा नोमैडिक हर्डिंग के अंदर। आगे यहाँ पे ना अफ्रीका का कौन सा साइड दिया है, अफ्रीका का साउथ वेस्टर्न साइड दिया है। साउथ वेस्टर्न कैसे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अरे भाई साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा एरिया है, साउथ वेस्ट, ठीक है। यदि आपने नॉर्थ वाला निकालना है तो नॉर्थ वेस्ट एंड नदर्न है, लेकिन इसका नाम सहारा है। इस हिसाब से आपको एरियाज़ को याद जरूर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक इन्होंने और एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, मेडागास्कर, ये मेडागास्कर इज़ द आइलैंड, इसको मार्क कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू हियर, ओके। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जितने भी एरियाज़ हैं मैप से करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इन चीज़ों को ढूंढना। चलिए आगे है मूवमेंट, जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया, ट्रांस ह्यूमन्स, यहाँ पे क्वेश्चन पड़ा है, इसको दिमाग में रख लेना। और कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कौन कौन से लोग जो है माइग्रेट करते हैं नोमैड्स में, जिसमें बर्कवाल्स हैं। बर्कवाल बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी राजस्थान की है, गद्दीस हिमाचल प्रदेश की है, बोटिया, बोटिया बेसिकली ना सिक्किम में मिलते हैं, सिक्किम भूटान, ओके। तो ये इन लोगों को बोलते हैं भोटियास, ठीक है। ऐसे और भी ट्राइबल कम्युनिटी हैं, तो कुछ कम्युनिटी के आपको नाम याद पता होने चाहिए, लेकिन 3 पूछी गई हैं एनसीईआरटी में, क्वेश्चन इनके ऊपर ही बनने के चांसेस हैं। यदि आप कुछ ज़्यादा टॉप लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बाकी कह सकता हूँ कि बाकी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके नाम याद रखने पड़ेंगे, उनके एरिया, लेकिन 12th एग्ज़ाम के लिए यही सफिशेंट है, ओके। तो यहाँ पे सारे पैस्चर्स, ग्रासलैंड वो सारे मिलेंगे, वाटर मिलेगा, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। यहाँ पे ना एक लास्ट क्वेश्चन बनेगा आपको इसी टॉपिक से। ये क्वेश्चन ये बनेगा कि आज के टाइम में जो पेस्टोरल नोमैडिज्म है, पेस्टोरल नोमैडिज्म मीन्स जो लाइव स्टॉक रेयरिंग है बाय द नोमैड्स, वो कम हो रही है, बैंड हो गई है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है, अरे भाई कोई एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, इट मीन्स उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या होगा, ख़त्म हो रहा है, उसके लिए जो सूटेबल कंडीशन है ख़त्म हो रही है। चलिए देख लेते हैं कौन सी हैं। यदि हम बात करें पैस्टोरलिज्म नोमैडिज्म की, ये डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, इसके लिए जो ग्रास लैंड थे वो क्या हो रहे हैं, आज के टाइम में ख़त्म हो रहे हैं। उन ग्रास लैंड को ख़त्म करने में किस चीज़ का रोल है, गवर्नमेंट का रोल है। गवर्नमेंट का क्या, सबसे पहले, अरे भाई पहले क्या होता था, पहले कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती थी। सपोज इंडिया है, तो इंडिया से आपने आपके जो एनिमल्स हैं किसी दूसरी साइड भी जाके क्या ग्रेज करके आ सकते थे, लेकिन अभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर देयर, स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज और कंट्री वाइज, तो विदाउट परमिशन यू कैन क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, आप नहीं क्रॉस कर सकते। तो इसकी वजह से क्या है कि इम्पोजिशन हो गया किसके ऊपर, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ का। पॉलिटिकल बाउंड्री का इम्पोजिशन होने के कारण ग्रासलैंड लिमिटेड हो गए हैं। जो ग्रासलैंड लिमिटेड होंगे तो फूड लिमिटेड हो गया, फूड लिमिटेड हो गया तो ऑटोमेटिकली जो नोमैड्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। आगे
सेकेंड वन इज न्यू सेटलमेंट प्लान। अरे भाई जो ग्रासलैंड वाले एरिया थे ना, उन सभी में बड़ी बड़ी कॉलोनीज बन गई हैं, शहर बन गए हैं, सिटीज़ डेवलप हो गई हैं। जब सिटी डेवलप होंगी उसकी वजह से ग्रासलैंड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, इनको दिमाग में रखना है। और लास्ट वन है, ये लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का, वो है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। इसको दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन 101% इसके भी ऊपर पूछा जाएगा, कमर्शियल एग्रीकल्चर के ऊपर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले ये कमर्शियल जो कमर्शियल जो लाइफ स्टॉक रेयरिंग है, ये आती है पेस्टोलिज्म में। पेस्टोलिज्म का दूसरा कैटेगरी है ना, पहला हमने कर लिया नोमैडिक हर्डिंग। चलिए, तो जब हम इसकी बात करते हैं कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग का, तो ऐसे नाम दिया हुआ है, देखिए नाम से ही हम मीनिंग ढूंढेंगे। सबसे पहले कमर्शियल इज़ फॉर सेलिंग। अरे भाई हमें इनको सेल करने की जरूरत क्यों है? टू अर्न प्रॉफिट, हम इसको प्रॉफिट लेंगे, गेटिंग। तो इसलिए काम किसके लिए होगा? प्रॉफिट के लिए। आगे लाइव स्टॉक में मैंने ऑलरेडी बता दिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की डोमेस्टिकेशन होगी। रेयरिंग डोमेस्टिकेशन ही होती है। अरे इट मीन्स ये वो टाइप की एक्टिविटी है जहाँ पे एनिमल को रियर किया जाएगा, किसके लिए? फॉर प्रॉफिट पर्पज़ के लिए। हर चीज़ जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो सारे विल बी सोल्ड टू द मार्केट। ओके, तो इसको बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन। ये ऐसा नहीं है कि खुद नहीं यूज़ करेंगे, मतलब सपोज यदि 100% प्रोडक्शन है, 100 का 5% विल बी खुद के लिए, 95 विल बी फॉर सेलिंग। इसलिए इसको बोल देते हैं कमर्शियल। क्या बोलते हैं? कमर्शियल। तो जब एक्टिविटी कमर्शियल लेवल के ऊपर है तो हर चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, क्योंकि जितनी हम इनपुट अच्छी डालेंगे उतना आउटपुट भी अच्छे होने वाला है। जितनी आउटपुट अच्छी होगी उतनी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल आल्सो बी वेरी हाई। जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतना प्रॉफिट विल आल्सो बी वेरी हाई। बस ये चीज़ दिमाग में रखना। जब चीज़ प्रॉफिट भी ख़त्म हो जाती है, इट मीन्स हर चीज़ बहुत अच्छा तरीके का। अभी इनपुट में क्या चीज़ें आएंगी? गुड क्वालिटी ऑफ लेबर, स्किल्ड लेबर चाहिए। अनदर वन, मशीन विल बी यूज़। अरे भाई जो दूध वगैरह निकालेंगे मशीन यूज़ की जाएंगी। अनदर वन, अभी इनपुट में जो खाना देंगे किनको? एनिमल को, यानी फॉडर विल बी क्वालिटेटिव। जैसे नोमैडिक में होता था ना कि भाई जहाँ से ग्रास लैंड मिल गया वहाँ ग्रेज करके आगे, नो, तो यहाँ पे क्या होगा? अपना खुद का फूड और फॉडर ग्रो किया जाएगा क्वालिटी वाला। आगे इसके बाद इसके लिए हमें कुछ वेटरनरी सर्विसेज चाहिए। वेटरनरी क्या होती है? एनिमल डॉक्टरी। हम एक डॉक्टर हायर करना पड़ेगा जो क्या करेगा, आगे जाके एनिमल को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो क्या होगा, उसका सोल्यूशन देगा। आगे उसके बाद वेटनरी, जो हम बोल सकते हैं इसको वेटनरी पार्ट। ओके, अनदर वन, हमें इन एनिमल के लिए प्रॉपर शेल्टर भी चाहिए रहने के लिए। इसके लिए प्रॉपर शेड वगैरह बनाना पड़ेगा। ओके, और शेड बनाने के लिए सभी चीज़ के लिए हमें चीज़ क्या चाहिए? कैपिटल। अरे भाई कैपिटल भी तो चाहिए, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, एक चीज़ और, हमें अभी प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, उसके लिए क्वालिटी दिमाग में रखेंगे तो उसके लिए एनिमल की ब्रीड, तो ब्रीडिंग के ऊपर खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छी नस्ल की जो गायें होंगी, हॉर्स होंगे, शीप होंगी, गॉड्स होंगी, उनको हम बाई करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की होंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वही दी हुई हैं कि जो भी परमानेंट जो ग्रासलैंड होते हैं, क्योंकि नोमैडिक हर्डिंग में क्या था? टेम्परेरी। क्या था? टेम्परेरी, एक जगह दूसरी जगह वो मूव करते थे। बट यहाँ पे क्या है? परमानेंट। अभी ये एक जगह फिक्स हो जाएंगे, वो फिक्स होके वहीं पे होकर अपनी जो एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, इसलिए इस टाइप की एक्टिविटी को परमानेंट एक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, जो भी आपके ग्रासलैंड होंगे इनको डिफरेंट एरिया में डिवाइड किया जाएगा। सपोज ये देखिए, ये एक फील्ड है, फील्ड के अंदर इसको ना वेरियस पार्ट में क्लासीफाई करते हैं पूरी फील्ड को। कमर्शियल के अंदर बहुत प्लैंड होती है, अपना फूड ग्रो करते हैं। जैसे सपोज पूर्व में ग्रासलैंड किया, सारे फील्ड में कैटेगराइज करके, अभी पहले में क्या करेंगे? एनिमल को ग्रेज करवाने के बाद, इसके ख़त्म होने के बाद शिफ्टेड टू सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। जब सारे ये मतलब पहली लेन पूरी ख़त्म हो गई ग्रेज करवाने के बाद, वहाँ पे दोबारा ग्रो कर दिया जाएगा। इसमें सेकंड वन, फिर थर्ड वन, ऐसे शिफ्ट वाइज पहले ग्रेज करवाया जाएगा, उससे नेक्स्ट बाद ही उसका जो कल्टीवेशन दोबारा स्टार्ट किया जाएगा, जिससे क्या होता है? फूड की शॉर्टेज नहीं आती है। बहुत प्लान्ड मैनर में होता है। आपको पता है कि इन जो पार्सल्स होते हैं ग्रास लैंड के, उनको बोलते हैं रेंचर्स। क्या बोलते हैं?
रेंचेस, एक तो रेंचेस, एक बोलते हैं स्टेंसिया, ये दोनों दिमाग में रख लेना। रेंचेस और स्टेंसिया आर द लोकल नेम ऑफ द ग्रास लैंड इन नॉर्थ अमेरिका। इसको मार्क कर लेना, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, इनको लिख के रख लेना कॉपी में या बुक में, जरूरी है। ओके, अनदर वन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किस हिसाब से, अरे भाई जो ग्रास लैंड हैं उसकी क्वालिटी तो ध्यान में रखते हैं, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी भी दिमाग में रखते हैं कि भाई कंजप्शन कितनी है, एनिमल के नंबर के बेस के ऊपर वहाँ पे ग्रास लैंड को ग्रो किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स हर चीज़ बड़े प्लान मैनर में होगी, क्योंकि द इंटायर कॉन्सेंट्रेशन विल बी ऑन मेकिंग प्रॉफिट, मेकिंग प्रॉफिट, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ओके, अनदर वन, यदि हम ये देखें, ये एक्टिविटी बहुत स्पेशलाइज होती है। ओके, वो स्पेशलाइज क्यों होगी, एक ही एनिमल को रियर किया जाएगा लार्ज स्केल के ऊपर, जो एनिमल्स हैं जैसे शीप, कैटल, गॉट, हॉर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। प्रोडक्ट किसके लिए, मीट, वूल, हाइड, स्किन, फीदर, ऑलरेडी, ठीक है, इन चीज़ को दिमाग में रख लेना। और सभी की वर्ल्ड में डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जब डिमांड ज़्यादा होगी इससे क्या होगा, प्रॉफिट, इसको दिमाग में रख लेना। और जो इस टाइप के एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, साइंटिफिक टेक्निक्स। अरे भाई आपके पास मिल्क प्रोडक्ट होंगे, फ्लैश होगा, ठीक है, फ्लैश भी होगा, आपके पास मिल्क भी आने वाला है, ठीक है, और मिल्क के साथ मिल्क प्रोडक्ट भी होंगे, मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो सभी मिल्क प्रोडक्ट जल्दी ख़राब हो जाते हैं, आपने उसको लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रखना है, जब उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट फ्रेश होगा उतनी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होगी, जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतना रेट अच्छा मिलेगा, जितना रेट अच्छा मिलेगा उतना प्रॉफिट विल बी मोर। तो इसलिए उस प्रोडक्ट की लॉन्ग टर्म तक फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए कुछ साइंटिफिक टेक्निक यूज़ करते हैं, तो वो साइंटिफिक टेक्निक्स के ऊपर पैसा ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसके लिए हमें कैपिटल भी बहुत ज़्यादा चाहिए, लेबॉर्ट्री चाहिए, वो सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। ओके, और अनदर वन, इसके यदि हम मेन एरियाज़ देख लें, ज़्यादा इम्फेसिस किसके ऊपर होता है, ज़्यादा इसका जो मेन इम्फेसिस होगा वो आपका दिया जाएगा किसके ऊपर, ब्रीडिंग के ऊपर। मैंने बता दिया, अच्छी ब्रीड, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, ठीक है, डिसीज़ कंट्रोल और हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल, बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अच्छी ब्रीड कॉस्टली भी होती हैं और अच्छी ब्रीड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी अच्छा देंगी, तो इसलिए हम हर चीज़ का ध्यान रखेंगे कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर। इसके यदि एरिया देखें तो एरिया मैं सीधे मैप से करवाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। चलिए एरिया के ऊपर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। एरिया में सबसे पहला एक चीज़ दिमाग में रखना, क्योंकि कमर्शियल है, लाइव स्टॉक है, रेयरिंग है, ये तीनों चीज़ें किसके ऊपर, मतलब एक की एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है, ग्रास लैंड। अरे भाई जहाँ पे ग्रास लैंड मिलेंगे वहीं पे आपको ये एक्टिविटी मिलेगी, और ग्रास लैंड ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, टेम्परेट, तो यू कैन सी हियर ये, और साउथ इंडिया में भी सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेमी क्लाइमेटिक रीजन है, तो वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, टेम्परेट ग्रास लैंड। आपको पता है ये सभी ग्रास लैंड को डिफरेंट नाम से जाना जाता है डिफरेंट एरिया में, ये सभी नेम इंपॉर्टेंट हैं, अभी मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूँ, मैप वर्क में पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रास लैंड को नॉर्थ अमेरिका में क्या बोला जाता है, प्रेरीज, क्या बोलते हैं, PRARIES, प्रेरीज, इनके नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अनदर वन, इसको यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल मैक्सिको और वेनेजुएला, कोलंबिया एंड ऑल, इस एरिया में इसको बोल देते हैं ललानोस, LLANOES, ललानोस, क्लियर है। इन्हीं को साउथ में यहाँ बोलते हैं पंपास, PAMPAS, पंपास, ओके, पैम्पस भी कह सकते हैं। और इनको अफ्रीका में क्या बोलते हैं, वेल्ड्स, क्या बोलते हैं, वेल्ड्स, VELDTS, वेल्ड्स, ओके, साउथ अफ्रीका। इसको यहाँ एशिया और यूरोप के कंबाइन पार्ट में बोलते हैं स्टेपीज, STEPPES, स्टेपीज। इनको ही ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं डाउन्स, DOWNS। और लास्ट वन यहाँ पे है न्यूजीलैंड, इसको ना न्यूजीलैंड में इन ग्रास लैंड्स को बोलते हैं कैंटेबरी, CANTEBURY, कैंटेबरी। तो ये सभी ग्रास लैंड के नाम आपको पता होने चाहिए। ग्रास लैंड सेम ही होते हैं, लेकिन दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन और मैप वर्क के लिए।
क्योंकि वर्ल्ड मैप में प्लेसेस शेडिंग करके आ सकती हैं और आपसे उनके नाम क्वेश्चन में पूछे जाएंगे 101%। क्लियर है? तो यहाँ तक इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वाली वीडियो में बाकी के जो चैप्टर का पोर्शन बाकी बच गया है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें और इससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं इस चैनल के बारे में बता दूं, ये चैनल ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स हों, उनमें आने वाले हर टॉपिक्स को इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। यदि आपको इस चैनल के थ्रू पढ़ाई जाने वाली और यूज़ की जाने वाली टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी अच्छी लगती हैं, आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बाकी बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में या कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।